नमस्कार मित्रों। मैं आज कहानी विधा पर बात करने आया हूँ। हिंदी साहित्य में कहानी, कविता के बाद कहानी विधा, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? हिंदी साहित्य की कई विधाएं हैं। उसमें सबसे पहले कविता, फिर कहानी, निबंध, नाटक, आलोचना, रिपोर्टाज, रेडियो रूपक, लघु कविता, ये सारी विधाएं आ गई। तो गद्य साहित्य, आधुनिक हिंदी साहित्य यानी हिंदी साहित्य का आधुनिक काल, यह 1850 से शुरू होता है और अब तक चल रहा है। 1850 कहने का मतलब है भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म और 1885 में उनकी मृत्यु हो। इसलिए आधुनिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसे वैज्ञानिक आलोचक ने गद्य काल नाम दिया। गद्य काल कहने का मतलब है कि अब जो पूरा समय है हिंदी साहित्य में, आधुनिक युग का जो काल रहा, युग रहा, पीरियड रहा, वो गद्य लेखन पर ज्यादा जोर देता है। इसका मतलब ये नहीं कि इस काल में कविताएं नहीं लिखी गईं, लेकिन कविताएं जो भी लिखी गईं उसमें उसकी भाषा शैली अलग हो गई। वो भाषा शैली खड़ी बोली हिंदी में लिखी गई। और गद्य साहित्य में बहुत सारी विधाओं, गद्य साहित्य में बहुत सारे नए नए प्रयोग हुए और ये सारे प्रयोग भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किए। कहानी, निबंध, नाटक, आलोचना, सब पर उन्होंने लिखा। मात्र 35 वर्ष ही वो मां भारती को समय दे सके, 1850 से 1885 तक। इसलिए भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र को हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का जनक कहा जाता है। उन्होंने ब्रजभाषा में भी कविताएं लिखी, लेकिन इस युग में खड़ी बोली हिंदी का ज्यादा प्रभुत्व रहा, प्रभाव रहा। तो इसकी क्यों जरूरत पड़ गई? सोचने की बात है कि क्या कविता से हमारा काम नहीं चल रहा था? तो कविता से अधिक प्रभावशीलता कहानी में होती है। यानी पाठक वर्ग जो होते हैं, पढ़ने वाले जो लोग होते हैं, कहानियों को बड़ी ध्यान से अरुचि लेकर समझते हैं, पढ़ते हैं। तो इन विधाओं का प्रारंभ पत्र पत्रिकाओं से हुआ। पत्र साहित्य, साहित्यिक पत्रिकाएं लिखी गई। शुक्ल ने किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी इंदुमती को पहली, ऐसे पहली कहानी कौन है, इसके बारे में अलग अलग आलोचकों की अलग अलग मान्यता है। इसमें कुछ लोग, कुछ आलोचक महाकवि प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद जी की कहानी ग्राम को पहली कहानी मानते हैं, हिंदी की पहली कहानी। कुछ आलोचक इंशा अल्लाह खां की पहली कहानी, रानी केतकी की कहानी को हिंदी साहित्य की पहली कहानी मानते हैं। माधवराव सप्रू की पहली कहानी कुछ आलोचक मानते हैं टोकरी भर मिट्टी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पहली कहानी 11 वर्ष का समय,
तो भिन्न भिन्न आलोचकों की भिन्न भिन्न मान्यताएं हैं इसके बारे में कि हिंदी साहित्य की पहली कहानी कौन सी कहानी। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे जैसे समय बीतता गया, कहानी विधा में नए नए प्रयोग होने लगे। यह प्रयोग पाठकों की मनोवैज्ञानिक स्थिति को देखकर किए गए, उनकी मानसिकता को समझकर किया। हिंदी साहित्य में नया प्रयोग हुआ, आंचलिक कहानियों का दौर चला। आंचलिक कहानी यानी क्षेत्र विशेष पर आधारित कहानी, इसमें फणीश्वर नाथ रेणु का नाम सबसे पहले आता है। बिहार के औराही हिन्ना, पूर्णिया जिला औराही हिन्ना गांव है, वहां फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म हुआ और उन्होंने हिंदी साहित्य के क्षेत्र में आंचलिक कहानियों का प्रारंभ शुरू किया और उनकी प्रसिद्ध उपन्यास मैला आंचल जो 1954 में 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तो इस तरह से वह नया प्रयोग था आंचलिक दौर की कहानियों का, यानी क्षेत्र विशेष क्षेत्र की विशेषताओं को, वहां के रीति रिवाजों को, भाषा शैली को, जीवन स्तर को उन कहानियों में, उन उपन्यासों में पहली बार स्थान दिया गया, महत्व दिया गया। वो आंचलिक कहानी का दौर था। फिर आते हैं बाबा नागार्जुन, बाबा बटेश्वर नाथ, ये सब आंचलिक कहानी है। लेकिन आंचलिक कहानियों में सफलता जिसको मिलती है, जिसमें मौलिकता आती है, वो फणीश्वर नाथ रेणु की कहानियों से आती है। उसमें ठेस, ये सब कहानियां हैं। संबदिया उनकी बहुत प्रसिद्ध कहानी है रेणु की। ये सब आंचलिक कहानी है, यानी विशेष क्षेत्र की विशेषताओं को उन कहानियों में आधार बनाकर कहानियां लिखी गई है। इसी दौर में आचार्य शिवपूजन सहाय का एक नाम आया। इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में पत्रकारिता से अपना योगदान शुरू किया। आचार्य शिवपूजन सहाय ने, आचार्य शिवपूजन सहाय का जो नाम है, ये बिहार के बक्सर जिला में, आज बक्सर जिला है, उसमें भोजपुर जिला था, वहां उनका जन्म 1893 ईस्वी में हुआ और इन्होंने बहुत से रचनाएं की, कुछ प्रकाशित हुई और कुछ अप्रकाशित हुई। तो आचार्य शिवपूजन सहाय जी ने एक उपन्यास लिखा, वो आंचलिक उपन्यास, यानी उसमें क्षेत्र विशेष की विशेषताओं को लेकर उन्होंने कहानी लिखी और उस उपन्यास का नाम था देहाती दुनिया। तो देहाती दुनिया 1926 ईस्वी में पहली बार इसका प्रकाशन हुआ। तो यहाँ पर उसी देहाती दुनिया का अंश है। अब मैं इस कहानी पर आ रहा हूं। देहाती दुनिया का एक अंश है माता का आंचल। यहाँ पे अचल शब्द का प्रयोग हुआ, लेखक ने किया। वास्तव में ये अचल शब्द न होकर यह आंचल शब्द, देखिए यह आंचल शब्द का प्रयोग हुआ है।
तो इनकी जो मूल कहानी है उसमें आंचल शब्द है। आंचल शब्द में तो इन दो तरह के शब्द होते हैं, एक आंचल है और एक अंचल। अंचल में अनुस्वार होता है केवल, तो अंचल में अनुस्वार है। अंचल का अर्थ होता है प्रखंड या क्षेत्र। और ये आंचल यानी माता माँ जो साड़ी पहनती है उसका जो आंचल भाग होता है वो आंचल है। तो हम लिख सकते हैं साड़ी का किनारा। यहाँ आंचल शब्द में भावनाएं छुपी हुई है। यह बालक के मनोविज्ञान पर आधारित कहानी है। माता का आंचल आचार्य शिव पूजन सहाय द्वारा लिखी गई कहानी, वो उपन्यास का एक अंश जो इसमें प्रस्तुत किया गया। हम लोग देखेंगे कि इसमें कौन से शिल्प का प्रयोग है। तो यह एक स्मरण शिल्प। इसमें उपन्यासकार शिवपूजन सहाय जी स्मरण के आधार पर अपनी बचपन की कहानियों को, अपनी बचपन की घटनाओं को इस कहानी में प्रस्तुत करते हैं। अब जैसे कैसे इस कहानी की शुरुआत होती है। इतने सिद्धहस्त कथाकार, सिद्धहस्त यानी अधिकार है भाषा पर, बोली पर। इसमें अधिकतर देशज शब्दों का प्रयोग इन्होंने किया है, जो उस अंचल विशेष में, उस क्षेत्र विशेष में जो शब्द प्रयुक्त होते थे, इस कहानी में उन्हीं शब्दों को। अब मैं कहानी पर आता हूं। इस कहानी का प्रारंभ कैसे करते हैं शिवपूजन सहाय जी? देखिए, जहां लड़कों का संग तहां बाजे मृदंग, जहां बुढ़ों का संग तहां खर्चे का। इन पंक्तियों से इसको हम कहते हैं लोक गायन। लोक कथाओं में कुछ ऐसी कहावतें प्रचलित हो जाती हैं जिनको इन्होंने पंक्तिबद्ध कर दिया। अर्थात लड़कों की जमायत जहां होती है, जहां उनका समूह होता है, वहां तो आनंद ही आनंद होता है। वो स्वतंत्र होते हैं, उन पर कोई लायबिलिटी, कोई उत्तरदायित्व नहीं होता। लेकिन जब बूढ़े लोग एक जगह जमा होते हैं तो वो दैनिक समस्याओं पर उनकी चर्चा होती है। यह इन पंक्तियों के द्वारा आचार्य शिवपूजन सहाय जी हम लोगों को बताना चाह रहे हैं। और लिखते हैं कि वो घटना, उस घटना का जिक्र करते हैं शिवपूजन सहाय जी। हमारे पिता तड़के उठकर निवट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। ये घटना का प्रारंभ है और किस तरह से यह लेखक अपने बचपन में पिता का संग इनको ज्यादा मिलता है। कहा जाता है कि बच्चों में संस्कार पिता से आता है और माता का उनको प्रेम। तो लेखक को बचपन में माता और पिता दोनों का प्रेम मिला। तो लेखक को माता और पिता दोनों का प्रेम मिलता है। इसमें लेखक स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हमें जो संस्कार मिला वो हमारे पिता का संस्कार था। इनके पिता एक व्यावहारिक आदमी थे। वो पूजा पाठ करना, वो संस्कार देना। इसमें एक क्षेत्रीय मुहावरे का प्रयोग लेखक ने किया है, अंग लगना। अंग लगना का मतलब होता है हमेशा साथ में रहना।
हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि यह मुहावरा क्षेत्र विशेष में अधिक प्रयोग होता है। अब तो वह मुहावरा अब हिंदी साहित्य में प्रयोग में आने लगा है, लेकिन अंग लगना जो मुहावरा है यह क्षेत्रीय भाषा में यह क्षेत्रीय मुहावरा है जो यहाँ एक प्रयोग किए। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था। लेखक अभी इतना छोटा है कि वह भी मां का दूध पीता है, इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में सोया करते। पिता जानते हैं कि बच्चे में जो संस्कार देंगे वो बचपन से ही संस्कार फलीभूत होते हैं, तो बच्चे को अपने साथ ही रखते थे। वह अपने साथ ही हमें उठाते थे और साथ ही नहलाते धुलाकर पूजा पर बिठाते थे। हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगे। यह करना एक क्षेत्रीय शब्द, यानी जिद करना कि हमको भी आप भभूत लगा दीजिए। जो हवन करते थे, जो धूप जलाते थे, उसका चंदन हमको भी लगा दीजिए। बचपन में लेखक की अवस्था बहुत होगी तो 3 या 4 वर्ष की होगी, ये वो बताना चाहते हैं। हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको खुद करने लगे। हमारे जो लेखक कहते हैं, जो हमारे बाबूजी थे, वो हम भभूत कुछ झुंझलाकर, कुछ हंसकर और कुछ डांटकर हमारे चौड़े लीलार में त्रिपुंड कर देते थे। लीलार फोरहेड, ललाट को कहते हैं। वो त्रिपुंड यानी 3 धारियां वो बना देते थे। शंकर भगवान के जो भक्त होते हैं वो 3 धारियां अपने ललाट पर लगा। आज भी आप लोग देखते होंगे, चाहे वो शिवरात्रि का समय हो या सावन का समय हो, लोग अपने माथे पर त्रिपुंड लगाते हैं, 3 धारियां लगाते हैं, उसको त्रिपुंड कहते हैं। और भभूत रमाने के बाद खासे बम भोला बन जाते थे। और लेखक कहते हैं कि जब हम त्रिपुंड लगा लेते थे, चंदन का तिलक भभूत लगा लेते थे माथे पर, तब हम बम भोला बन जाते थे, क्योंकि हमारे बाल कटे नहीं थे जन्म के बाल, वो अभी बड़े बड़े बाल थे और जटाएं थी, इसलिए हम खासी बम भोला बन जाते थे। और इसीलिए उनके बाबूजी उनको भोलानाथ कहकर। तो बचपन में लेखक अपने पिताजी को बाबूजी कहते, पिताजी कहते थे। आजकल तो दूसरे ही नामों से अपने लोग पापा पापा कहते हैं। यह पापा हमारी भारतीय संस्कृति का शब्द नहीं है, यह हमारे यहाँ यह बाहर से आया है, विदेशी शब्द है। यह जर्मन लैंग्वेज का शब्द है जो आज के बच्चे प्रयोग करते हैं। लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति अपने पिताजी को पिताजी कहती है, कहने का आदेश देती है, या बाबूजी कहे। तो हमारे लीलार में भभूत खूब खुलती थी, यानी बड़ा वो अट्रैक्टिव होता था, बहुत आकर्षक। भभूत खुलना का मतलब है बहुत आकर्षक लगना, अट्रैक्ट होना। सिर में लंबी लंबी जटाएं थी और भभूत रमाने से हम खासे बम भोला बन जाते। ये लेखक बता। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारते थे, बहुत प्रेम से, बहुत आत्मीयता से वे अपने बच्चे को भोलानाथ कहते थे। पर असल में हमारा नाम तारकेश्वर नाथ था, लेकिन वास्तव में तारकेश्वर, तारक नाम के सुर को शंकर भोलेनाथ ने संहार किया, इसलिए वो तारकेश्वर नाथ। तो वह भी शंकर भगवान का एक नाम ही है, तारकेश्वर नाथ। तो वो वास्तव में उनका नाम था, बचपन का नाम था तारकेश्वर नाथ, लेकिन वो भभूत लगाने के बाद वो बम भोला बन जाते थे और सब लोग उनको बम भोला कहते थे। और हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते और माता को मैया। वो अपनी माँ को मैया कहते और बाबूजी को
अपने पिताजी को बाबूजी कहते थे। ये एक स्मरण के आधार पर एक बचपन की घटनाओं का एक बड़े ही क्रम से इस कहानी में लेखक ने समझाया। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते, यानी मुंह निहारना यानी मुंह देखना आईने में, मिरर में। जब वह हमारी ओर देखते तब हम कुछ ले जाकर और कुछ मुस्काकर आईना नीचे रख देते थे, वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। एक बाल मनोविज्ञान में एक संकोच, बाल बच्चों का जो मनोविज्ञान है वो यहाँ लेखक दिखा रहे हैं कि 4-5 साल का बच्चा में जो होती है भावनाएं, उन भावनाओं को यहाँ वो पंक्तियों में दिखा रहे हैं कि वो बाबूजी जब भी हमको देखते तो हम चेहरे को देख रहे हैं आईने में, तो वो थोड़ा सा वो संकोच से लजा जाते और फिर रख देते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम नाम लिखते लगते, और एक रामनामा वही होती थी कागज जिससे वो राम नाम लिखते थे। रामनामा वही उसको कहते थे। उस पर 1000 नाम राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांधकर रख देते थे। ये सब हमारी भारतीय संस्कृति, जिसको ग्राम संस्कृति कहते हैं, ये सब हमारी परंपराएं थी। हम उसको हेल्दी ट्रेडिशन कहते हैं, जहां बच्चों को संस्कार मिलता था और वो बच्चा प्रतिभाशाली होकर आगे अपना नाम रोशन। तो आज का जो बचपन है वह लेखक का जो बचपन है उससे अलग है। यह बचपन, बच्चों का जो बचपन है, यह 1930 का यानी 1930 ईस्वी का के आसपास का जो बच्चों का बचपन है, उस बचपन को यहाँ पर दिखाया गया। आज का बचपन बिल्कुल बदल गया है, उसमें बहुत अलग अलग एक्टिविटी आ गई है। 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते। क्योंकि गंगा जी के किनारे इनका गांव था, वहां से थोड़ी दूर पर नदी बहती थी और इनको, लेखक को इनके बाबूजी अपने कंधे पर बिठाते और वहां पे नदी किनारे ले जाते। और वहां क्या करते थे, उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते। विराजमान रहना माने बैठना। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंक कर मछलियों को खिलाने लगते, तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा। जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते, तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झूला झूलाते। यानी ये सब बचपन की घटनाओं का जिक्र लेखक यहाँ कर रहे हैं कि कैसे एक पिता अपने कर्तव्य का निर्वाह करते थे, कैसे अपने बच्चों का पालन पोषण करते थे, किस तरह से उनमें संस्कार देते थे। ये सारी बातें इस कहानी में लेखक ने बताई हैं। कभी कभी हम बाबूजी हम सब कुश्ती लड़ते। बाबूजी तो बड़े थे, वे उनसे कुश्ती लड़ते थे। कुश्ती लड़ना यानी खेल खेल में एक को पटक देना। एक उतान पड़ जाते यानी पीठ के बल, उतान माने पीठ के बल पड़ जाते थे, हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते तो वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूछों से छुड़ाकर नीचे। इस तरह से पिता और पुत्र में जो एक स्नेह है, जो एक प्रेम है, उसका जिक्र इन्होंने किया है। ऐसा नहीं कि पिताजी हमेशा उखड़े रहते थे, उनसे गुस्से में रहते थे, ऐसी बात नहीं थी। बड़े प्रेम से उनका पालन पोषण वो करते थे, देखभाल करते थे। और आगे देखिए कि किस तरह से वो उनकी गतिविधि होती थी, उस पर वो बता रहे हैं। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते, तब उनके साथ भी हम भी चौके पर खाना खाने बैठते।
वह हमें अपने ही हाथ से फूल के कटोरे में गोरस और भात सान कर खिलाते हैं। फूल का कटोरा कहने का मतलब है कांसे का कटोरा। कांसा एक धातु है, जो उस धातु का बना हुआ होता था पहले बर्तन, उसमें वो गोरस, गोरस कहते हैं दही भात, मट्ठा भात जो है उसके साथ, या दूध भात, यानी गाय का रस को मिलाकर गोरस, यानी गाय से दूध जो निकलता है उससे और भी चीजों सामग्रियां बनती हैं, वो गोरस। दूध को दूध न कहकर यहाँ गोरस कहा गया, यानी जो क्षेत्र विशेष में इस दूध के लिए जो शब्द प्रयुक्त होता है। गोरस और भात सान कर खिलाते। जब हम खाकर हर जाते, हर जाना माने बहुत अधिक खा लेना, तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती थी। यह माता की बात हम बता रहे हैं। बाबूजी का तो प्रेम देख लिया, अब माँ का प्रेम देखिए। वह बाबूजी से कहने लगती है, आप तो 4-4 दाने के कौर बच्चे के मुंह में देते जाते हैं, इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझता है कि मैं बहुत खा लिया। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते, बच्चे को भर मुंह कौर खिलाना चाहिए। और इस पर जो वहां प्रचलित था उस क्षेत्र में एक पंक्ति, वो यहाँ लिख देते हैं, जब खाएगा बड़े बड़े कौर तो पाएगा दुनिया में खौर। यानी खौर दुनिया में वो नाम कमाएगा, एक स्थान उसको मिलेगा। खौर माने जगह मिलेगी। जब बड़े बड़े कौर खाएगा, खूब खाएगा, यानी माता का ध्यान हमेशा बच्चों के खाने पीने पर ज्यादा रहता है। कुछ दिन बाहर रह करके बच्चा आएगा तो माँ का ध्यान सबसे पहले उसके स्वास्थ्य पर रहेगा कि बच्चा बहुत दुबला हो गया है। पिता के साथ कोई ऐसी बात नहीं होती। तो माँ का जो प्रेम है वो बिल्कुल अलग होता है, वो बहुत पिता से अलग होता है। तो वो कहते कि देखिए मैं खिलाती हूँ, मर्दुए क्या जाने बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए, और महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। यानी इस कहानी में एक एक शब्द पर हम देखेंगे कि आंचलिक प्रभाव पड़ रहा है, क्षेत्र का प्रभाव है। महतारी शब्द है, मरदुए शब्द है, तो इन शब्दों का प्रयोग क्षेत्र विशेष में होता है। यह कहा हुआ थाली में दही भात शांति, और अलग अलग तोता मैना कबूतर हंस मोर आदि के बनावटी नाम से कौर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते कि उड़ने का मौका ही नहीं। यानी कि वो बच्चा जो है कैसे खाता है, कैसे वो ज्यादा खाएगा, इसका मनोविज्ञान माँ को ज्यादा रहता है। पिता से ज्यादा माँ को इस मनोविज्ञान का, बच्चे का मनोविज्ञान वो समझती है। और जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते थे, तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो, जाओ खेलो। अब छोटा बच्चा है, उसका तो खाना और खेलना यही दो काम है, अभी पढ़ाई तो शुरू हुई नहीं है। यानी वो 4 से 5 वर्ष की अवस्था का है। तो पहले के, आजकल के बच्चे तो 3 साल में स्कूल जाते हैं, लेकिन उस जमाने में 8-10 साल के बाद ही बच्चे स्कूल जाते पढ़ने के लिए। तो यह उस समय के बचपन का इसमें चित्रण आचार्य शिवपूजन सहाय जी ने बड़ा मनोयोग से किया है, बहुत रुचि लेकर, बहुत इंटरेस्ट। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते थे, फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते। उस समय बच्चों को कपड़ों की कहाँ परवाह रहती है, जैसे हैं जिस अवस्था में हैं, खेलने का केवल मन रहता है, अपने उम्र के बच्चों के साथ वो खेलने के लिए निकल जाता है। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती, तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल देती। कड़वा तेल यानी सरसों का तेल। सरसों को तेल को कड़वा तेल यहाँ कहा गया है। तो कड़वा तेल यानी करू तेल। एक करू क्या होता है, तो उसमें जो झांस आती है सरसों में, उसको कड़वा, तो वो उसके गुण के से
का नाम ही बदल गया। हम लोग अंग्रेजी में मस्टर्ड ऑयल कहते हैं और हिंदी में सरसों का तेल, और क्षेत्र में उसी को कड़वा तेल कहा जाता है। तो उस समय यह तेल प्रचलित और उसी को लोग लगाते थे। तो माथा में बाल, उनके बाल तो लंबे लंबे थे ही। माँ जब इनको पकड़ती बचपन में तो इनके बाल में तेल वगैरह लगाती और इनको बाल को संवार करके और सजा देती। हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते, पर वह हमारे सिर में तेल बोध कर माने पूरा तेल डाल देती थी। भीग जाता था, इनके बाल भीग जाते थे, हमें उवट कर ही छोड़। फिर हमारी नाभि और लीलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती। चोटी गूंथना यानी बाल को स्ट्रिंग फीता जैसा बना देना। तो बड़े बड़े बाल थे, उनको सजा करके झाड़ करके संवार करके उसका स्ट्रिंग बनाती थी, चोटी फीता बना करके उनको सजाती थी। फिर हमारी नाभि और लीलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी। काजल की बिंदी यानी बच्चे को कहीं नजर न लग जाए, यह माँ हमेशा ध्यान में रखती है, बच्चा को कहीं बुरी नजर न लग जाए, इसलिए वो काला टीका लगाती है। आज भी जो बुजुर्ग महिलाएं हैं वो अपने बच्चों को बुरी नजर से बचाने के लिए इस तरह का काम आज भी करती हैं। हालांकि अब यह काम कम हो गया है। उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी, यानी जो चोटी गूंथती उसमें कुछ फूल वगैरह फूलदार कपड़े का बना हुआ उसको लगा देती और रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती। तब वो खासे कन्हैया होकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते थे। यानी लेखक बचपन में बच्चा सब नहीं चाहता है, वो स्वतंत्र रहना चाहता है, लेकिन माँ को लगता है कि इसको हम सजा दें, संवार दें, अच्छी तरह उसको तैयार कर दें, तो काला टीका बिंदी लगाकर, तो इसमें बच्चा रोने लगता था। और ही लेखक कहते हैं कि तब मैं सिसकता हुआ आता और बाबूजी की गोद में बाहर आते ही हमारी बाट जोहने वाले बालकों का एक झुंड। बाट जोहना यानी इंतजार उनका पहले से होते रहता था। इनके उम्र के जो बच्चे थे वो सब इनका इंतजार करते रहते थे कि वो आएंगे, तब हम लोग सब खेलेंगे। हम उन खेल के साथियों को देखते ही फिसकना भूलकर बाबूजी की गोद से ऊपर पड़ते और अपने हमजोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लगा। हमजोली यानी हम उम्र के जो थे बच्चे, इनमें हम मिल जाते थे, यानी वो सारा दुख अपना भूल जाते थे और बच्चों की जहां उनके मित्र मंडली मिल गई उनके साथ चले खेलने लगे। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक। उस समय इस पैराग्राफ यहाँ के बाद लेखक अपने मनोरंजन की बात बताता है कि उस समय के बचपन का मनोरंजन किस प्रकार होता था। तो आगे के पैराग्राफ में हम लोग देखते हैं कि लेखक मनोरंजन बचपन में कैसे करते थे और देखेंगे कि आज का जो बचपन है, आज के बच्चों का बचपन है, वो बच्चे अपना मनोरंजन कैसे करते हैं। तो देखते हैं इसमें आगे। देखिए